महाराष्ट्र की राजनीतिक घमासान के बीच पवार चाचा भतीजे एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि शरद पवार ने आर पाटिल को लेकर अजित पवार ने दिए गए बयान पर टिप्पणी की है। दरअसल सिंचाई घोटाले पर बात करते हुए अजित पवार एनसीपी के दिवंगत नेता और पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल का बिना नाम लिए आलोचना की थी। ऐसे में शनिवार को शरद पवार द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया प्रतिनिधियों ने अजित पवार के बयान के बारे में पूछा तो शरद पवार ने इसका कड़ा विरोध किया। साथ ही उन्होंने अजित पवार को लेकर बयान दिया कि सिंचाई घोटाले का मुद्दा हमने नहीं उठाया बल्कि उन्होंने उठाया। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही है। हालांकि दिवाली के मौके पर प्रचार का शोर कुछ ठंडा हो गया है, क्योंकि अगले सोमवार यानी 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, जिसके बाद एक बार फिर प्रचार तेज हो सकता है। हालांकि दिवाली के दौरान प्रचार अभियान ठंडा पड़ गया है, लेकिन दिवाली से पहले अजित पवार ने आर पाटिल को लेकर दिए गए बयान का असर पड़ता दिख रहा है। अजित पवार ने कुछ दिन पहले सांगली में एक चुनावी सभा में 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि मैंने आबा के हर अच्छे काम में उनका समर्थन किया, उन्हें वह पद और चीजें दिलवाई जो उन्होंने मांगी। मुझ पर सिंचाई घोटाले का आरोप लगाने के बाद गृह मंत्री के रूप में आबा यानी आर पाटिल ने मामले की खुली जांच पर हस्ताक्षर किए। ऐसे में जांच निर्वाचन मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के साथ शुरू होनी थी। उसके बाद आए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुझे बताया और दिखाया कि आर पाटिल ने आपके मामले की जांच के लिए हस्ताक्षर किए हैं। अजित पवार ने कहा कि इससे मुझे सदमा लगा। अजित पवार ने कहा कि मुझसे कुछ गलती हुई होगी, इसलिए पाटिल ने हस्ताक्षर किए होंगे। दर्शकों, इस बीच शनिवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने अजित पवार के बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी ने भी सिंचाई घोटाले का उल्लेख नहीं किया है। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह बात किसने उठाई है। शरद पवार ने कहा कि हमें एक बात का दुख है कि आज एक ऐसे साफ सुथरे राजनेता और नेता की चर्चा हो रही है जिनकी महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद साफ सुथरी शख्सियत के तौर पर पहचान थी। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे खुशी होती, ऐसा भी शरद पवार ने कहा। उन्होंने कहा कि आज उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करना उचित नहीं है जिन्हें गुजरे हुए 9 साल हो गए हैं और जिनकी प्रतिष्ठा देश में एक बेहद साफ सुथरे और ईमानदार नेता के रूप में है। लेकिन ठीक है, कुछ तत्वों का मानना है कि जब हम सत्ता में होते हैं तो हम कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। शायद यह इसका एक हिस्सा है, ऐसा शरद पवार ने कहा। बता दें कि इस बीच आर पाटिल के अजित पवार को हस्ताक्षर के बारे में बताए गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की जा रही है। इस पर शरद पवार ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैंने फडणवीस का खुलासा पढ़ा है। उनका कहना है कि किसी को भी यह जानकारी मांगने का अधिकार है, तो वो कहते हैं कि हमने दिखाया। इस पर शरद पवार ने कहा है कि मैंने भी सरकार में कुछ काम किया है, शायद उनके जितना नहीं किया होगा, लेकिन मैंने जो देखा है, जब हम सदन के सदस्य बनते हैं तो राजभवन में शपथ लेते हैं। उस शपथ में साफ लिखा है कि मैं ऐसी चीजें किसी को नहीं दिखाऊंगा और न ही इसके बारे में कोई सफाई दूंगा। ऐसा मैंने कई बार देखा है। शरद पवार ने आगे ये भी कहा है कि मैंने 7 बार शपथ ली है। यह वाक्य उन 7 बार शपथ में था, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो देखा दर्शकों, शरद पवार ने अपने पुराने साथी पर दिए गए बयान के बाद अजित पवार और फडणवीस पर हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इस मुद्दे पर राजनीति और कितनी गर्माती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोमवार को कल्याण ग्रामीणकारी विधानसभा क्षेत्र से प्रचार का नारियल फोड़ा। उन्होंने अपना अभियान 2019 में अपने एकमात्र निर्वाचित विधायक राजू पाटिल के निर्वाचन क्षेत्र से शुरू किया है। आपको बता दें कि इस बैठक में उन्होंने महाविकास आघाड़ी और महायुति सभी सहयोगी दलों पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने विधायकों और दलगत राजनीति की भी आलोचना की। प्रदेश में किस तरह की राजनीति चल रही है, क्या यही महाराष्ट्र का भविष्य है? महाराष्ट्र के युवक युवतियां काम मांग रहे हैं, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्मचारी जैसे तैसे काम कर रहे हैं और दूसरी ओर राजनेता तो बस मजे ले रहे हैं, कभी इनके साथ तो कभी उनके साथ। ऐसा राज ठाकरे ने मौजूदा हालात की आलोचना करते हुए कहा है और सत्ताधारी दल और विपक्ष की राजनीति पर हमला बोल दिया है। दरअसल राज ठाकरे ने आगे बताया है कि वे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आता। तुम अचार के गोले की तरह स्थिर बैठे हो, उन्हीं लोगों को बार बार वोट देते हो, इसलिए उन्हें आपकी परवाह नहीं है, आपको हल्के में लिया जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता कौन है, हमारा क्या उखाड़ेगी, हम जो भी करेंगे वे वही काम करेंगे, आपके मुंह पर पैसा फेंका जाता है। ऐसा कहते हुए राज ठाकरे ने ये कहकर मतदाताओं के कान खड़े कर दिए हैं कि जब तक यह समझ नहीं टूटेगी ये लोग लाइन पर नहीं आएंगे। तो वही महाराष्ट्र में पार्टियों के टूट पर राज ठाकरे ने बताया कि कोई किसी के साथ जा रहा है, इनको शर्म नहीं आती। राज ठाकरे ने बताया कि हमारा महाराष्ट्र ऐसा नहीं था, ऐसे भी लोगों को धोखा देते देखा है। 1990 से देख रहे हैं, लोगों का सामना करने से डर लगता है, लेकिन अब मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा। इन लोगों ने आपके वोट का अपमान किया है,
यदि आपको हमारे विचारों का अपमान करने में कोई आपत्ति नहीं है तो भगवान ही महाराष्ट्र को बचाए, ऐसा भी राज ठाकरे ने कहा है। उन्होंने आगे बताया कि कोई किसी के साथ अशोभनीय गठबंधन और गठजोड़ कर रहा है। इन सब विघ्नकारी राजनीति के जन्मदाता शरद चंद्र पवार है। उन्होंने 1978 में कांग्रेस तोड़ी, 1992 में शिवसेना टूट गई, 2005 में नारायण राणे पार्टी से अलग हो गए, विधायक टूट गए। अब बात आगे बढ़ गई है। अब यह सिर्फ टूट के बारे में नहीं, अब पार्टी पर ही कब्जा करने लगे हैं। राज ठाकरे ने यह भी बताया कि पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम पर भी कब्जा किया जा रहा है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह लिया, अजित पवार ने भी ऐसा ही किया। पार्टी का नाम लिया, पार्टी का निशान भी लिया। अब शिवसेना का नाम और धनुष्य बाण न तो शिंदे और न ही उद्धव ठाकरे की संपत्ति है, यह बाला साहब ठाकरे की संपत्ति है। आप उसे कैसे छू सकते हैं? राज ठाकरे ने शिवसेना में बगावत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप क्या चाहते हैं, विधायक को तोड़ने की राजनीति। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मेरे मतभेदों के बावजूद एनसीपी और घड़ी चुनाव चिन्ह पर शरद पवार का ही हक है, वह उनकी संपत्ति है, न कि अजित पवार की। राज ठाकरे ने आगे बताया कि महाराष्ट्र का वैचारिक पतन कितना होना चाहिए, पार्टियों का पलायन हो रहा है, चुनाव चिन्ह पर अधिकार दिखाए जा रहे हैं, लोगों का अपहरण किया जा रहा है। राज ठाकरे ने आगे बताया कि ये वो महाराष्ट्र राज्य है जिसे एक विकसित महाराष्ट्र के रूप में देखा जाता था, जिसे देश को दिशा देने वाले राज्य के रूप में देखा जाता था। उत्तर प्रदेश, बिहार में ऐसी बातें होती रहती है। क्या हम महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश और बिहार बनाना चाहते हैं? ऐसा भी राज ठाकरे ने सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है। तो देखा दर्शकों, अब महाराष्ट्र का सियासी घमासान तेज हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में आने वाले चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई उथल पुथल देखने को मिली है। जो पार्टियां एक दूसरे की कट्टर विरोधी थी, उन्होंने एक साथ आकर सरकार बनाई। इसके बाद दोनों पार्टियां दो हिस्सों में बढ़ती नजर आई। जो कल तक विपक्ष में बैठे थे वे अब मंत्री बन गए। दर्शकों, आपको बता दें कि इस सारी पृष्ठभूमि के बाद अब 2024 का विधानसभा चुनाव हो रहा है। इन चुनावों के बाद भी कौन सी पार्टी कहाँ होगी, कहा नहीं जा सकता। ऐसे एनसीपी पार्टी के नेता नवाब मलिक ने संभावना जताई है। ऐसे में मलिक ने बड़ा राजनीतिक खुलासा करते हुए कहा है कि शरद पवार और सीएम एकनाथ शिंदे संपर्क में हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का माहौल गर्म है। आपको बता दें कि न्यूज चैनल मुंबई तक को दिए इंटरव्यू में नवाब मलिक ने कई दावे किए हैं। उन्होंने मौजूदा राजनीति पर भी सनसनीखेज बयान दिया है। मलिक ने कहा है कि अभी यह कहना मुश्किल है कि चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनाएगी या अजित पवार बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि इन नतीजों के बाद कौन किसके साथ होगा ये कहना नामुमकिन है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और शरद पवार के बीच कुछ चल रहा है। ऐसे अलग अलग चर्चाएं महाराष्ट्र में चल रही है। 5 साल पहले कौन कहा था, लोग कैसे कैसे पकड़े गए, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है, ऐसा भी नवाब मलिक ने कहा है। दरअसल नवाब मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वह महाविकास आघाड़ी में होते तो उन्हें अनुशक्ति नगर से टिकट नहीं मिलता। हालांकि यह सच है कि मेरी गिरफ्तारी के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार ने मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में अजित पवार ने व्यक्तिगत स्तर पर मेरी मदद की, इसलिए मैं आज उनके साथ खड़ा हूँ। अगर मैं महाविकास आघाड़ी में रुकता तो मुझे टिकट भी नहीं मिल पाता। मलिक ने यह भी बताया कि मैं राजनीति में नया नहीं हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा है कि क्या हो सकता है। इस बात की पूरी जानकारी होने के बावजूद कि मुझे टिकट देने के बाद मुझे आलोचना का सामना करना पड़ेगा, फिर भी अजित पवार ने मुझे नामांकित किया। नवाब मलिक ने कहा कि ऐसा सिर्फ अजित पवार ही कर सकते हैं। इसके साथ ही नवाब मलिक ने आगे बताया कि यह गलत है कि शिवसेना और एनसीपी पार्टी में टूट हो गई, लेकिन हम अभी उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। अजित पवार ने व्यक्तिगत रूप से मदद की, यही एकमात्र कारण है कि मैं आज उनके साथ खड़ा हूँ, ऐसा भी मलिक ने मीडिया के सामने कहा है। उन्होंने आगे बताया कि अजित पवार भले ही आज बीजेपी के साथ है, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है। नवाब मलिक ने यह भी बताया कि मैंने अपनी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक विचारधारा नहीं छोड़ी है। तो वही दोस्तों, दूसरी ओर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर तस्वीर अब साफ हो गई है। 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों में शिवसेना एकनाथ शिंदे बनाम शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच सीधी लड़ाई होगी। उनमें से 19 निर्वाचन क्षेत्रों में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में चुनाव लड़ा जाएगा, जिसे पूर्ववर्ती शिवसेना का गढ़ माना जाता है, और अकेले मुंबई में 12 निर्वाचन क्षेत्रों में वे आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। मराठवाड़ा और कोंकण में 8 सीटों पर, विदर्भ में 6 सीटें, उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र में 4-4 सीटें शिवसेना बनाम शिवसेना लड़ाई होने जा रही है। मतदाताओं की नज़र में बाला साहब का असली उत्तराधिकारी कौन, ये तो चुनाव नतीजों के बाद स्पष्ट हो जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस ने शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई की समीक्षा करने वाला एक लेख प्रकाशित किया है। इसके मुताबिक यह चुनाव उद्धव ठाकरे और उनके गुट के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है।
अपने पिता का सच्चा उत्तराधिकारी कौन है, यह साबित करने का अवसर उनके पास आ गया है। साथ ही अधिक सीटें हासिल कर महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को भी मजबूत करने के लिए चुनाव उनके लिए अहम माना जा रहा है। तो देखा दर्शकों, विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के सामने ताल ठोके हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सीएम पद पर बाजी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। दोस्तों, राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। तो वही 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। ऐसे में दर्शकों, उस दिन ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन किसके खिलाफ लड़ेगा। आपको बता दें कि इस बीच शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट विधायक संजय सिरसाट ने बड़ा दावा किया है कि चुनाव के दौरान दंगे कराने की साजिश की जा रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत की। एकनाथ शिंदे की शिवसेना विधायक संजय सिरसाट ने कहा है कि अगर आप नासिक संभाजीनगर में हुए 2 दंगों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दंगे सुनियोजित थे। सिरसाट ने बताया कि खबर है कि विधानसभा चुनाव में भी इस तरह का काम किया जाने वाला है। योजना इस चुनाव को आसानी से जीतने की नहीं है। बता दें कि छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है। शिवसेना के संजय सिरसाट इस निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक है। वह इस सीट से लगातार 3 बार जीत चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर बदले हुए राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इस साल छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कड़ी टक्कर देखने को मिलने की संभावना है। छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र हमेशा ही शिवसेना का गढ़ रहा है। छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2009 के पुनर्गठन के अनुसार बनाया गया था। हालांकि इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने इस सीट से संजय सिरसाट को मैदान में उतारा। तब से वह इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह लगातार 3 बार इस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले छत्रपति संभाजीनगर में दंगा भड़क गया था। इसके अलावा अगस्त में भी एक वायरल वीडियो ने तनाव पैदा कर दिया था। एक धार्मिक कार्यक्रम में दूसरे धर्म के धार्मिक नेता के बारे में विवादास्पद बयान के विरोध में गंगापुर वैजापुर खंडाला में एक समूह द्वारा भारी टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इससे तनाव स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे में चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कुछ भी राजनीतिक बदलाव संभव होते नजर आ रहे हैं। तो वही दूसरी ओर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी में देखा जाए तो सीट बंटवारे को लेकर उद्धव के अपने लोग नाराज होने की खबर सामने आई है। विधानसभा चुनाव की रणबेरी बज चुकी है और संभावना है कि वर्सोवा सीट से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी को झटका लगेगा। चूंकि शिवसेना यूबीटी ने इस निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक उम्मीदवार दिया है, इसलिए पार्टी के मराठी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दिया है। चर्चा है कि इस फैसले से मराठी वोट छिटक जाएंगे। इसके अलावा वोटों के बंटवारे के भी संकेत है, क्योंकि ठाकरे गुट के पूर्व नगर सेवक राजू पेडनेकर ने भी एक स्वतंत्र आवेदन दायर किया है। इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा और मनसे इससे उत्साहित है। आपको बता दें कि पश्चिम उपनगर में वर्सोवा निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक हलकों में एक गर्म विषय बन गया है। लोकसभा चुनाव में इस सीट से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को करीब 21,000 वोट मिले थे। इसलिए वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी को अच्छी सफलता मिलने की संभावना थी। बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं वाला यह निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के पास आया है और पार्टी ने इस निर्वाचन क्षेत्र में उपविभागीय प्रमुख हारून खान को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इस सीट पर ठाकरे गुट से पूर्व नगर सेवक राजुल पटेल, पूर्व नगर सेवक राजू पेडनेकर, कांग्रेस से शिवसेना में शामिल हुए पूर्व नगर सेवक देवेंद्र अंबरकर, पूर्व नगर सेवक यशोधर पंसे चर्चा में थे। हालांकि ऐसी चर्चा है कि निर्वाचन क्षेत्र के दावेदारों के साथ साथ शिवसैनिक भी नाराज है, क्योंकि ठाकरे ने खान को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता अगला कदम क्या उठाते हैं। हालांकि कांग्रेस और शरद पवार के साथ जाने से शिवसेना पार्टी में फूट पड़ गई थी और अब विधानसभा चुनाव के मौके पर पार्टी की अंदरूनी कलह फिर से सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।